तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, सारे सीरीजों के तहत जो एग्जाम यहाँ कंडक्ट कराया जाता है और इसी के सीरीज के तहत जो है अभी फिलहाल में एनटीपीसी और उसका बिहार एसएससी को देखते हुए जो स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है, इसमें जीके, जीएस और साइंस और करंट अफेयर का जो विशेष महत्व रहता है, उसको लेकर हम सभी लोग फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों से सभी लोग कमेंट करते थे कि होमवर्क कहाँ दिया था, तो होमवर्क के लिए एक ही ग्रुप बनाया हुआ है जो कि एफएमएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर जाके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पर जाके आप जो है अपना होमवर्क जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसको देख सकते हैं। बात रही क्लब की, तो ये क्लब जो है रोज शाम 8 PM में आप उसको लाइव देख सकते हैं और इसके बाद जो है 9:30 बजे PM में ही जो है आपको जो है डिस्कशन टीम के साथ माध्यम से जो है आपको बिहार एसआई को मध्य नजर रखते हुए वहाँ जो है स्पेशल जो है टेलीग्राम पे क्यू जो है वो 4 ऑप्शन के साथ कराया जाता है। और वीडियो के लास्ट में जो हर दिन क्वेश्चन पूछा जाता है, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज किस भौतिक कारक के हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो अजैविक घटक हो जाएंगे। और इसमें जवाब देने वाले बहुत सारे साथी होते हैं और कुछ साथी जैविक घटक भी इसका जवाब दिए हैं, लेकिन जो गलत हो जाएगा इसका सही जवाब जो है ये सभी जो है अजैविक घटक हो जाएंगे। और इसमें जवाब देने वाले प्रथम स्थान पर जो आए हैं इनका नाम हो जाएगा ये पृथ्वी कमल जी हैं जो कि पटना से आए हैं। दूसरे स्थान पर जो है वो आपको कुंदन कुमार जी हैं जो गया से आए हैं। तीसरे स्थान पे वरुण कुमार यादव जी आए हैं जो कि और चौथे स्थान पर जो है वो आपको पिंटू कुमार जी आए हैं और पांचवें स्थान पर जो आए हैं वो रवि रंजन कुमार जी आए हैं जो कि ये भी अपना सही जवाब दिया। बाकी इन्हीं सभी लोगों का अजैविक घटक जवाब था, बाकी सभी लोग जैविक घटक जवाब दे दिए थे। तो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही जवाब जो है वो अजैविक घटक इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हर दिन का करंट अफेयर रहता है उसको स्टार्ट जो वो किया जा रहा है। बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्वी कमांड ने कौन सा युद्ध अभ्यास जो है वो स्टार्ट किया है। वो डेविल स्ट्राइक जो है इस युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया। डेविल स्ट्राइक जो किसके किसके बीच होता है, ये भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना, इस दोनों के बीच डेविल स्ट्राइक जो है यह अभ्यास जो है वो स्टार्ट जो है वो हुआ है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मित्र शक्ति अभ्यास जो है ना किसके किसके बीच स्टार्ट होता है, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। और सिम्बैक्स की बात करेंगे तो सिम्बैक्स सिंगापुर हो जाएगा। सिलिनेक्स पूछेगा ना तब श्रीलंका, और सिनबैक्स पूछ देगा तो कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया। सिनबैक्स 9 वाला जो होगा ना वो भारत और कंबोडिया के बीच हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के जो है आपको ज्वालामुखी में क्या हुआ है, भयंकर विस्फोट जो है वो हो गया है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। ये तरुण दास को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया गया है, तरुण दास को जो है वो सम्मानित जो है वो किया गया है, जो कि सिंगापुर के पाने वाले सर्वोच्च नागरिक होने पाने जाने वाले ये गैर नागरिक जो है, ये सिंगापुर के निवासी जो है ये नहीं हो जाएंगे, फिर भी इनको जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है, ज्योति रात्रे कौन बनी है, ज्योति रात्रे जो यह बनी है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक यात्रा सूचकांक के हिसाब से जो है भारत जो है पर्यटन और विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर है, ये 40वें स्थान पर भारत को जो है 39वें क्रम का स्थान जो है वो दिया गया है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा पत्र का संबंध जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, ये जलवायु अनुकूल कृषि से इसका संबंध हो जाएगा। और कंपाला किसकी राजधानी पड़ती है, युगांडा की राजधानी जो है कंपाला पड़ती है। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दूसरा AI शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया गया है, साउथ कोरिया में किया गया। कहाँ किया गया मतलब साउथ कोरिया में जो वो किया गया है। आगे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसको नामित किया गया है, ये रवि शास्त्री को नामित जो है वो किया गया। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है ना चर्चा में रहा है भार्गव वस्त्र का संबंध जो है ना वो किस सिस्टम से हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है ये, हाँ ड्रोन विरोधी, स्वार्म तो उसका नाम है ना, ड्रोन विरोधी सिस्टम। यानी भार्गव वस्त्र का संबंध किस सिस्टम से हो जाएगा, ये ड्रोन विरोधी सिस्टम जो है यह जो है हो जाएगा। और ये मानव रहित विमान जो है ये होने वाला है, इस ड्रोन में मानव जो है नहीं रहने वाला है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा भारत का पहला उपग्रह समूह फायरफ्लाई जो है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है,
तो ये पिक्सल और स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है, इसका नाम फायरफ्लाई है, इसको लॉन्च किया गया है पिक्सल और स्पेस एक्स की सहायता से इसको जो है लॉन्च किया गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि चर्चा में रहा एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो है ना वो किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल में। इसका जो कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में जो इसको स्टार्टिंग जो है वो किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया गया है? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि 1975 में जो आपातकालीन बंदी किए थे ना उसके लिए 20,000 रुपया मासिक पेंशन जो है वो देने की घोषणा जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है वो किया जाएगा, और ये प्रत्येक महीना जो है वो दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, 20,000 रुपया प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। बताइएगा कि चर्चा में रहा सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? सोर्स कोड जो है ये हो जाएगा। बताइएगा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 129 स्थान में जो दिया गया है। आगे बताइएगा कि मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। हाँ, केरल में। ये सबरीमाला मंदिर से संबंधित हो जाएगा, और ये जो है ना किस नदी के तट पर मनाया जाता है? पंबा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? पंबा नदी के तट पर जो मनाया जाता है। एक प्रकार का वहाँ का मकर संक्रांति ही स्टार्टिंग किया जाता है। इसमें कौन दिया गया था? 43। अब जो है एसपीडी स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि एसपीडी का पेज नंबर 249 हो जाएगा, और ये नया एसपीडी है और ये रेलवे सामान्य अध्ययन का एसपीडी है, उसको स्टार्ट जो वो किया जा रहा है। इसमें सेट नंबर 43 से लेके 48 तक जो है वो दिया गया था। बताइएगा कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा प्रूडेंशियल कप का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से प्रूडेंशियल कप का संबंधित हो जाएगा। बताइएगा कि कोलंबिया दुर्घटना जो है ना वो कब हुआ था? हाँ, 1 फरवरी 2003 को हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट जो है किसका हो जाएगा? एनपीए का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा। बताइएगा चोल वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? हाँ, राजेंद्र तृतीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा मगध जो थी, मगध यह एक प्रकार क्या था? महाजनपद, और इसकी राजधानी कहाँ थी? ब्रज या राजगिरी पड़ती थी। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु के द्वारा करवाया गया था? अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि रामदास जो है ना अमृतसर नगर का स्थापना किस द्वारा किया गया था? रामदास के द्वारा। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को बनवाया था? अर्जुन देव के द्वारा जो बनाया गया था। आगे बताइएगा कि 1901 ईस्वी में जो है ना रक्त समूह का खोज किस द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टर के द्वारा जो वो रक्त परिसंचरण की बात करेगा ना तो विलियम हार्वे हो जाएगा, और रक्त समूह का बात पूछेगा तो लैंडस्टर के द्वारा जो वो किया गया था। आगे बताइएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था? पाल वंश के द्वारा किया गया था, और पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे धर्मपाल नहीं, गोपाल। 750 में किए थे, और ये गोपाल के द्वारा किया गया था। और इसका लेकिन स्थापना पूछेगा ना विक्रमशिला का, इसका स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बताइएगा कि क्वाशियोर्कर और मरासमस बीमारी जो है किस में होता है? ये बच्चों में होता है, और किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि संविधान का जो है ना वो संरक्षक किसे कहा जाता है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, बताइए अशोक का सबसे लंबा वाला अभिलेख कौन हो जाएगा? 7वां अभिलेख हो जाएगा। बताइएगा टिटिका का झील जो है ना वो किस देश में पड़ता है? ये साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो यह पड़ता है। ठीक है, आगे बताइए इलाहाबाद की संधि जो है ना किस युद्ध के बाद हुई थी? बक्सर की लड़ाई के 1765 में, 64 में लड़ाई हुई थी और 65 में संधि हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। भारतीय लग जाएगा तो। और आदि ब्रह्म समाज पूछेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन। यही ब्रह्म समाज की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ना ये ब्रह्म समाज टूट गया था, और भारतीय ब्रह्म समाज और आज पहले बना था आदि ब्रह्म समाज, उसके बाद आदि के बाद बना था भारतीय। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और भारतीय ब्रह्म समाज पूछेगा तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताइएगा
कि मुगलों की सेना की व्यवस्था जो है किस प्रथा पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित हो जाएगी। ठीक है, बताइए अकबर की मम्मी का नाम क्या था? हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1991। और उसका सेशन रहता है जुलाई वाला, तो 1 जुलाई 1991 को रुपये गुलाब आ गया, 1991 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि सबसे अधिक भाषाएं जो है ना वो किस देश में बोली जाती है? भारत देश में सबसे अधिक भाषाएं जो है वो बोली जाती है। आगे बताइएगा कि बहमन वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? कलीमुल्ला हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि ओलंपिक में भारत ने सबसे पहला पदक जो है ना ये कहाँ दिया गया था? इसको एम्स्टर्डम में दिया गया। कहाँ दिया गया था? एम्स्टर्डम में दिया गया था। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन हो जाएगी? आशापूर्णा देवी। क्या हो जाएगी? आशापूर्णा देवी। महिला पूछ रहा है तो आशापूर्णा देवी हो जाएगी। बताइएगा कि भारत और विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो हो जाएगा ना वो कौन हो जाएगा? लेह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लेह हो जाएगा। ये कहाँ का जिला है? लद्दाख का जिला हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि न्यू मूर द्वीप जो है ना वो किस खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप जो है वो स्थित है। बताइएगा द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की जो वो कृति हो जाएगी। बताइएगा कि इंग्लिश चैनल फ्रांस को जो है ना किससे अलग करता है? यूके से अलग करता है। ठीक है, फ्रांस और यूके के बीच कौन सा चैनल है? अंग्रेजी चैनल है। ठीक है, बताइएगा कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन महमूद अकबर जो है इसका क्या नाम था? वास्तविक नाम जो है। इसका जन्म कब हुआ था? 1542 अमरकोट में हुआ था। बताइएगा काली मिट्टी का निर्माण जो है किस चट्टान के? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। समझ रहे हैं? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। वही पूछेगा जीवाश्म ईंधन किस चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों के अंतर्गत जो जीवाश्म ईंधन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए कि राज्यसभा का सबसे पहले गठन जो है ना वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, वही मई पूछेगा 13 मई 1952 को पहली बार क्या हुआ था? बैठक हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा कि कलकत्ता में जो है ना वो उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1862 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि तुंग और भद्रा जो है ना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी जो है वो हो जाएगी। आगे बताइएगा कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 228 सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। बताइएगा कि डेंगू ज्वर जो है ना किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज नहीं, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। वो मलेरिया एनोफिलीज है, ये एडीज जो हो जाएगा किससे हो जाएगा? डेंगू से हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पिंचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा खाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है ना वो कहाँ बनाया गया था? ये शिकागो में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? ये अमेरिका के शिकागो शहर में ये बनाया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर जो वो घूम जाती है। बताइएगा इक्था सेना का गठन किस द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा इक्था सेना के जो स्टार्टिंग जो वो किया गया था। इक्ता प्रणाली वही लाया था। बताइएगा कि हुमायूं की अकबर की मम्मी हो गया ना, अब हुमायूं की मम्मी का नाम क्या था? ये महमना सुल्ताना जो है ये आपको हुमायूं की माता का नाम जो है वो हो जाएगा। बताइएगा कि यूनानी लेखक जो है ना किसको अमित्र घात कहे थे? अमित्र घात के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार हो जाएगा। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। पूछता है कि अशोक के पितामह का नाम क्या हो जाएगा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ऑप्शन में पितामह मतलब क्या होता है? दादा। यानी अशोक के बाबू का नाम क्या है? बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार के बाबू का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो पितामह मतलब दादा होता है। इन्हें समझिएगा पितामह पूछ रहा है तो बिंदुसार चिपका दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचशील समझौता किस किस देश के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अब जो है सारभूत तत्व कोष जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन था। इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एसपीडी रेलवे सामान्य ज्ञान दर्पण है, जो कि मंथ की बात कीजिएगा तो नवंबर 2020 का स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि
किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ये राजा रामचंद्र सिंह जो थी, जो कि रीवा के भाटा क्षेत्र के राजा थे, रामचंद्र सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, और वो अन्य नाम क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने के स्टार्ट की थी? ये एफएसटी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। चलिए बताइएगा कि अमीर खुसरो एक रचना किए थे, उसका नाम है खजाइन उल फतूह। क्या नाम है? खजाइन उल फतूह। और ये खजाइन उल फतूह जो है ना, किस राजा से संबंधित है? ये खिलजी से संबंधित है। खजाइन से किससे याद रखना है? खिलजी से संबंधित जो है ये खजाइन उल फतूह जो किससे संबंधित है? ये खिलजी से संबंधित जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नाग ननद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि वसुदेव बलवंत फड़के, इनका नाम सुने थे? बीवीएफ वसुदेव बलवंत फड़के। यह जो थे किस प्रकार के नेता थे? गरम दल के नेता, किसान आंदोलन के नेता थे। किसके नेता थे? किसान के नेता थे। और ये कौन सा किसान आंदोलन में नेतृत्व किए थे? रामोसी में किए थे। रामोसी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के जो है वो स्टार्टिंग किए थे। वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। शाहजानंद नहीं, बिरजानंद इनके गुरु का नाम जो है वो हो जाएगा। बताइएगा कि यंग बंगाल आंदोलन जो है ना, इनके नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विलियम डिरीजियो के द्वारा किया गया था। यही यंग बंगाल ना देख के कभी कभी युवा बंगाल देता है, तो युवा बंगाल में कौन हो जाएंगे? वही यंग बंगाल को क्या कहा गया है? युवा बंगाल जो है वो कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो रोलेक्ट सत्याग्रह की स्थापना जो है ना वो किस वर्ष किया गया था? 1919 में किया गया था। रोलेक्ट एक्ट जो है आपको डेट के साथ पूछेगा, इसका सिस्टम क्या हो गया? ये कब किया गया थे? 19 मार्च 1919 को किया गया था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, आगे बताइएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य काम जो है ना किस सिस्टम को लागू करना था? द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। ये कब आया था? 1919 में। 1919 में आया था द्वैध शासन प्रणाली, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था 1919 में आया था। और द्वैध शासन का मतलब समझते हैं ना? हाँ, एक सत्ता को शासन करने वाले 2 राजा जो होंगे ना, उसको क्या कहते हैं? द्वैध शासन इसी को कहा जाता है। ये स्टार्टिंग करने वाले थे। और ये किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? 1919 में अधिनियम। और ये कहाँ लागू किया? सबसे पहली बार प्रांतों में लागू किया गया था। सबसे पहले प्रांतों में पूछेगा ना, तो द्वैध शासन लागू कब किया गया था? 1919 के अधिनियम से पूछेगा। और वही पूछेगा केंद्र में लागू किया गया था, उसके लिए अधिनियम आया था 1935 का अधिनियम। ये द्वैध शासन समझ गए ना? और बंगाल में, कहा? बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट करने वाले कौन बने? सबसे पहले ये रॉबर्ट क्लाइव बने थे। और द्वैध शासन की बात कीजिएगा तो द्वैध शासन के जनक कौन हो जाएंगे? ये लियोनस कार्टियस। महेश बाबू, लियोनस कार्टियस बने थे। ठीक है, आगे बताइएगा कि कम्युनल अवार्ड, कौन अवार्ड? कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? ये पूना पैक्ट से हुआ था। ये कब हुआ था? 1932 से। डेट बता सकते हैं? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और ये कम्युनल अवार्ड जो है इसी के तहत रद्द कर दिया गया था। और कम्युनल अवार्ड मतलब समझते हैं क्या होता है? ये सांप्रदायिक के बीच जो है ना, आपको जो है जो कि कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत जो दलित संप्रदाय था वो और मुस्लिम लीग, इस दोनों को अलग अलग जो है ना वोटिंग देने का अधिकार देने की बात की गई थी। मतलब एक तरह से जो है उस समय जो है दलित और मुस्लिम समाज के बीच जो है ना, जो बीच में बंटवारा करने का उद्देश्य था, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया था। और इसी को रद्द करके जो है ना भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था, उसी को पूना पैक्ट जो है वो कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं साबू? आप बोलिए कम्युनल अवार्ड क्या कैसे से? चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है, जो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो है ना किस स्तर पर होती है? ये द्वितीय वाचन स्तर पर किस पे होती है? द्वितीय वाचन के स्तर पर होती है। बताइएगा कि भारत में व्यय का यानी जो खर्चा होता है, इसका लेखा तैयार जो है या करने का अधिकार किसके पास रहता है? ये महालेखाकार के पास। किसके पास होता है? महालेखाकार, जिसको अकाउंटेंट जनरल भी कहा जाता है। आगे बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ना अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया था? ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ये कब किया गया था? 1951 में किया गया था। बताइएगा कि कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? ये ठीक है, इक्वाडोर में हो। ठीक है, बताइएगा
कि राजघाट बांध जो है ना किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित हो जाएगा। बताइएगा कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग, तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार को विभाजित करने वाला नदी का नाम क्या हो जाएगा? गोदावरी। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी भी किसे कहा जाता है? गोदावरी भी कहा जाता है। और बृहद गंगा भी किसे कहा जाता है? गोदावरी भी को कहा जाता है। बताइए कि एक्टिनियोमीटर से किसको मापा जाता है? सौर विकिरण को। पवन की यंत्र एनिमोमीटर, इसको वायु गति भी कर सकते हैं। और जो एक्टियोमीटर है इसके सौर विकिरण गति जो है ये एक्टियोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भूमि संरक्षण, भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ठीक है, बताइएगा कि चेकमेट का संबंध किस खेल से है? हाँ, चेस से। और चेस में मानक बोर्डों की संख्या कितनी होती है? 64 को होती है। हाथी घोड़ा ऊंट पहाड़ सब किसमें होता है? चेस में होता है। और इस बार चेस में जो है ना जो ग्रैंड मास्टर की बात कीजिएगा तो यही जो किसको हरा दिए, ये चीन के जैसे मैग्सन कार्लसन इसको जो है वो हरा दिए हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के विजेता भी जो है ये बन गए हैं। ठीक है, लगभग 18 वर्ष है। आगे बताइएगा कि फुटबॉल में जो है ना बुकिंग का मतलब क्या होता है? बुकिंग का मतलब फुटबॉल में इसका मतलब है कि किसी नियम को घोर उल्लंघन करके जो है ना पीला कार्ड दिखाकर खेल से तुरंत उसको बाहर, यानी सेटिंग समझते हैं ना, एक प्रकार से भाई बुकिंग करना। आगे बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या उद्देश्य है? हाँ, अवैध रूप से जो पैसा आ रहा है उस पर निगरानी रखना जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर संबंधित है। बताइएगा कि भूख प्यास का केंद्र कहाँ स्थित हो जाता है? ये हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, बताइएगा कि कच्ची चीनी के रंग को विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग करते हैं वो एनिमल चारकोल का उपयोग जो वो किया जाता है। बताइएगा कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है ना अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है? ये अग्नाशय सेल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि प्रकाश के ध्रुवीकरण के प्रभाव को पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ये सीवी रमन है। और सीवी रमन का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? एक बाइट कहा जाता है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। ठीक है, बताइएगा आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस होता है, उसका इनपुट डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। माउस नहीं, कीबोर्ड होता है। ठीक है ना, माउस बहुत कम उपयोग करते हैं क्योंकि अब जो है ना सब पीसी यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स में जो है ना लैपटॉप में देखते हैं और अंगुली से सेवला काम करता है, वही बात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बुद्ध, इतना हो गया आपको बाल विकास। बताइएगा कक्षा तरीके वही है। बताइएगा हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका होता है? ये दीर्घवर्ती उधार का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा जो बताइएगा सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, इसको फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। बताइएगा कि आंसू जो होता है ना, आंसू देखे है ना, यह किस ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से जो क्या निकलता है? आंसू जो है वो निकलता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान पर हुई है? ये किस बांध से हुई है? हरि के बांध से। किस बांध से हुई है? हरि के बांध से हुई। अब जो था उसको खत्म कर दिया गया है, अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान है, और इसको स्टार्ट जो वो किया जा रहा है जो कि आपको इसमें होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी भी मिलेगा, उसके बाद पॉलिटी भी मिलेगा, उसके बाद विभेद भी जो है वो मिलते रहता है, और फिजिक्स भी बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो महाजनपदों का उदय है। बताइएगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व किस शताब्दी में जो है ना भारतवर्ष जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था? ये 6वीं शताब्दी में कितने महाजनपद में बटा हुआ था? 16 महाजनपद में बटा हुआ था। और जो गंधार महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? तक्षशिला पड़ती है। और ये एकमात्र जो है जो कहाँ पड़ती है वर्तमान में? ये पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, बताइएगा कि अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा कि जो इस जनपद है इसका जानकारी हमें किस निकाय से मिलता है? हमें उत्तर निकाय से इसकी जानकारी जो मिलती है। ठीक है, बताइएगा महावीर का जन्म जो है ना वो कितना ईसा पूर्व में हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कुंडल नहीं, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा
अगला क्वेश्चन है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा इनके पत्नी का नाम था, और इनके एक पुत्री थी, उनका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शी इनकी पत्नी, सॉरी पुत्री का नाम जो है वो हो जाएगा। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और ये महावीर की चर्चा जो कर रहे हैं किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे? जैन धर्म से महावीर स्वामी हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, बताइए काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। महाकुंभ लगा महेश बाबू, वाराणसी, ठीक है ना। चलिए वहाँ उसी के आगे ना पड़ता है। आगे बताइए कि वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी हो जाएगी। ठीक है, और जो वाराणसी में जो है ना, प्रयागराज में तो महाकुंभ ने लगा है, लेकिन लोग जब जाता है ना घूमने के लिए बनारस, तो वहाँ भगवान काशी का दर्शन भी होता है। हाँ, काशी विश्वनाथ। चलिए आगे बताइएगा कि अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन हो जाएगा। आगे बताइएगा कि मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशावती हो जाएगी। और चेदी की राजधानी कहाँ होगा? शक्तिमती हो जाएगा। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। और सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मथुरा। और कम्बोज की राजधानी हाटक हो जाएगी। मथुरा कहाँ पड़ता है पता है ना? उत्तर प्रदेश में। वहां भी विवाद चल रहा है अभी। आगे बताइएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? पार्श्वनाथ से। ठीक है ना, जो कि काशी के किस वंश के राजा थे? इक्ष्वाकु नहीं, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ठीक ना, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, अश्वसेन के पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा कि यह जो है ना, जो पार्श्वनाथ थे वो कितने वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को एक्सेप्ट कर लिए थे? 30 वर्ष की अवस्था में थे। इनके द्वारा कुछ शिक्षा दी गई थी, सदा झूठ बोलना, सदा सच बोलना। ठीक है, सदा सच बोलना, हिंसा न करना, चोरी नहीं करना और संपत्ति को नहीं रखना। ये सब इनका कुछ इनका जो उद्देश्य हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी जो थे ना, ये जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर हुए थे? 24वें और एकदम अंतिम। उसके बाद क्लोज कर दिए, पन्ने बंद कर दिए ना, हम रहेंगे, इसके बाद पन्ना खुलेगा ना, तीर्थंकर कोई बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महावीर जो थे ना, अपने उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत। और प्राकृत भाषा का अन्य नाम क्या होगा? मगही नहीं, अर्धमगही में दिए थे। ठीक है, बताइएगा महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद बने थे। ठीक है ना, और उनके दामाद का नाम क्या था? जामिल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के तीर्थंकर प्रथम जो थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। सांप नहीं, सार। ऋषभदेव का क्या था? सार था। सांप जो है ना वो 23वें का था। ठीक है, पार्श्वनाथ का। चलिए अजित जी किससे आए थे? हाथी। अजित जो थे दूसरे, अजित नाथ जो थे दूसरे क्रम के थे, ये हाथी हो जाएगा। संभव जो थे तृतीय वो घोड़ा। सार, हाथी और सार, हाथी और घोड़ा। 1 2 3 समझ ना, सार, हाथी और घोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर के 24वें तीर्थंकर जो हुए थे जैन धर्म के, महावीर जो बने थे, इनका चुनाव चिन्ह क्या था? इनका क्या था? सिंह था। ठीक है, और 23वें थे उनका क्या था? सांप। लास्ट में सांप और सिंह मतलब शेर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महावीर अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे? 11 गंधर्वों में जो है वो विभाजित जो है वो कर दिए थे। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हो जाएगा भूगोल। और भूगोल में जो कुछ महत्वपूर्ण पेज नंबर 128 उसको दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा डल झील का नाम सुने हैं ना, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और वहीं पूछेगा कि नागिन झील कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और शेष नाग पूछेगा तो नाग वाला सा कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, ताल वाला उत्तराखंड। देख रहे हैं ना। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि कलिवेली जो है ना वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, और जयसमंद कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और लुनक सनन झील कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान में पड़ता है। राजसमंद, जयसमंद और पिछौला ये कहाँ पड़ेगा? ये सब राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, बताइए हुसैन सागर कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच पाया जाता है। ठीक है, बताइए लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेरियार झील केरल में। खजियार झील एचपी में। खजियार कहाँ है? एचपी में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि खचे ओपटली कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है। ठीक है,
चलिए अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी बहती है, ठीक है ना। और यही वो नदी है सावित्री नदी जो कि रायगढ़ और रत्नावली के बीच जो है ना सीमा निर्धारण का काम जो है वो करती है। बताइएगा कि बंसधारा नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से यह निकलती है। चलिए आगे बताइएगा कि गोदावरी नदी जो है ना इसका जल क्षेत्र जो है वो कितने राज्य, भारत के कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि प्रायद्वीपीय नदी के अनुसार जो है ना ये लंबाई के अनुसार जो है सबसे बड़ी नदी जो है कौन नदी हो जाएगी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की पूछेगा तो ये प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के हिसाब से पूछेगा, सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? गोदावरी। उसके बाद कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, और उसका कावेरी और ताप्ती। सबसे लास्ट में कौन हो जाएगी? ताप्ती हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, और कौन कौन सी नदी है? मांडवी और जुआरी। कहाँ पाई जाती है? गोवा में दो ही नदियां, मांडवी और जुआरी नदी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केरल की कौन सी नदी जो है ना ये वेवनाथ झील में जाकर गिरती है? पंबा नदी। यही जो बोले अभी जो जहाँ पे क्या होता है सबरीमाला का मंदिर है, और वहीं पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मकर मिलन। वही पंबा नदी है जो किस झील में जाकर गिरती है? ये जो है वेवनाथ झील में जाके जो वो गिरती है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है ना वो कौन सा झील हो जाएगा? ये चिल्का झील। और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। जो कि खारे पानी के लिए एक लैगून झील जो है ये हो जाएगा। यहीं पर जो है ना नौसेना का क्या है? प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर जो है यही हो जाएगा। बताइएगा कि वर्षा ऋतु में चिल्का को जो है ना किस नदी से जल प्राप्त होता है? दाया और भार्गवी से। दाया और भार्गवी से। वाह विनोद जी, आते हैं जलवा बिखेरे। दाया और भार्गवी से जो है प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील जो है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? सांबर झील। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और मीठे पानी का सबसे बड़ी झील पूछेगा तो उलर झील। और ये उलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बताएगा तुलबुल परियोजना जो है ना ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर। झील पूछेगा तो कौन हो जाएगा? यही बुलर झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? बुलर झील। नदी पूछेगा तो झेलम नदी। और झेलम नदी किस झील में पड़ता है? ये बुलर झील का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो हो जाएगा, जो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। और राज्य की बात पूछेगा तब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रिहंद परियोजना भी किस नदी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि ऊंट कडाल पुल जो है ना वो किस झील में स्थित है? डल झील में। ऊंट कडाल झील की झील में स्थित है? डल झील। और ये झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, ठीक है। बताइएगा किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? यही डल झील को जो है श्रीनगर का आभूषण के नाम से जो है वो जाना जाता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो श्री हरि कोटा द्वीप जो है ना इस पे एक प्रशिक्षण केंद्र बसा हुआ है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या है? प्रक्षेपण केंद्र। प्रशिक्षण नहीं, प्रक्षेपण केंद्र। हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा। और ये किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और ये किस टापू का भाग हो जाएगा? तो बैरियर टापू का। बैरियर टापू का एक भाग है जो कि आपको श्रीहरिकोटा है, जो कि एक इसको बंगाल की खाड़ी से इसको अलग करता है। और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश में जो है इस केंद्र का नाम क्या है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्रशिक्षण केंद्र हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है जो पश्चिमी तट पर स्थित वेवनाथ झील जो है ना यह जो है वेवनाथ झील किस राज्य में पड़ता है? ये केरल राज्य में ही पड़ता है, ठीक है। और आगे बताइएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना वो NH-47A है। और ये किस द्वीप पर पड़ता है? वेलिंगटन द्वीप पर जो है पड़ता है, ठीक है। बताइएगा पूर्वी तट पर स्थित कौन सा झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील हो जाएगी? तो ये पुलिकट झील। पूर्वी तट पर पुलिकट झील जो है ये दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। और पहली सबसे बड़ी लैगून झील पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ये चिल्का झील, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये पूर्वी तट की बात करेगा तो दूसरी नंबर एक कौन हो जाएगी? पुलिकट, जो कि किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में ही पड़ता है। ये पूर्वी तट पे ही पड़ता है, ये दूसरी हो जाएगी। और प्रथम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। तमिलनाडु में पूर्वी तट की बात किए थे हम।
आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि उकाई जो है ना, उकाई यह ताप्ती नदी पर स्थित है और यह एक मानव निर्मित झील है। उकाई कैसा झील है? मानव निर्मित झील है। और किस नदी में बना हुआ है? ये ताप्ती नदी पर जो यह बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। ठीक है ना, ये लोनार झील है जो कि उद्गार से बना हुआ एक झील है और ये एक प्रकार का क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं संविधान पॉलिटी। ठीक है, बताइएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो है ना गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए जो है ना पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई जो है ना वो किस तिथि को किया गया था? 1961 में 18 दिसंबर 1961 को किया गया था। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाते हैं। किस दिसंबर को? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये गोवा को किससे मुक्त किया गया था? पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। लेकिन गोवा राज्य की स्थापना की बात पूछेगा तो 30 मई 1987 को किया गया था। लेकिन मुक्ति की बात पूछेगा तो 18 दिसंबर 1961 को। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। समझ गया महेश बाबू ने? इतना अंतर है। और गोवा को किसको? गोवा को किससे आजाद कराया गया था? पुर्तगालियों से। और किस ऑपरेशन के तहत आजाद कराया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। किससे? ऑपरेशन विजय के तहत जो है मुक्त कराया गया था। हाँ, आगे बताइएगा कि गोवा को जो है ना इस पे अधिकार कर लिया गया था। इसके लिए जो है ना भारत के संविधान में कैवें क्रम का संशोधन किया गया था? 12वें क्रम का संशोधन किया गया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का एक अभिन्न अंग जो है वो बना दिया गया था। चलिए आगे बताइएगा कि क्षेत्रीय परिषद, बताइएगा भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 गो क्षेत्रीय परिषद जो है ये होते हैं। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके जो है ना केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति इसके मनोनीत होते हैं और क्षेत्रीय परिषद के इसके जो है वो अध्यक्ष होते हैं। लेकिन संबंधित उपाध्यक्ष जो है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री जो है उसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष जो होते हैं। जो प्रतिवर्ष उपाध्यक्ष क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। बताइएगा कि क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है ना वो किस अधिनियम के तहत गठन किया गया था? इसका 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। समझ गया ना? यही प्रश्न होता है। यह राज्य क्षेत्रीय परिषद जो कैसा निकाय है? यह सांविधिक निकाय है, किंतु संवैधानिक निकाय जो है वो नहीं है। सांविधिक और संवैधानिक में यही अंतर है कि सांविधिक जो है जो कि कानून को फॉलो करता है, जो कानून में उसकी चर्चा की गई है उसको सांविधिक कहते हैं। और संवैधानिक की बात पूछिएगा तो जो संविधान में लिखा गया है, जिसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो पास कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय उसको कहा जाता है। समझ गया ना? ये क्षेत्रीय परिषद कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। समझ गया महेश बाबू ना? यही अंतर है सांविधिक और संवैधानिक में। सांविधिक की चर्चा करेगा तो जो सिर्फ कानून के नियमों को फॉलो करता है, और संवैधानिक की बात करेगा तो वो संविधान को लेकर चलता है, जिसको पास राष्ट्रपति हो या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, ये सभी जो इसका करते हैं पास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। और मध्य का पूछेगा तो बीच में इलाहाबाद। चलिए पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पूर्व में क्या है? कोलकाता हो जाएगा। और पश्चिम में पूछेगा तो मुंबई। और दक्षिण में पूछेगा तो चेन्नई। कौन नहीं? चेन्नई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आगे। भारत में नागरिकता जो है ना किस भाग में लिखा गया है? भाग 2 में। और अनुच्छेद की बात पूछेगा तो 5 से 11। 11 क्या प्रकार होता है? एक पर 11। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है? 5 एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार का नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और नागरिकता प्राप्त जो किया जाता है ना वो 5 तरीका से नागरिकता को जो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है ना वो कब आया था? ये 1955 शंकर बाबू 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। और भारत में नागरिकता को एक्सेप्ट करने का तरीका कितने प्रकार से हो जाएगा? 5 प्रकार से हो जाएगा। पहला हो जाएगा जन्म से, पहला देशीकरण हो जाएगा। पहले आप जन्म लेने की जगह देशीकरण कीजिएगा। पहला हो जाएगा जन्म से हो जाएगा। दूसरा वंश या परंपरा से हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा देशीकरण द्वारा।
और चौथा पंजीकरण द्वारा, और पांचवा जो है आपको जो है भूमि विस्तार द्वारा, कि अगर आपका बढ़ गया, अगर हमला करके धकिया उकिया लिए तो भी आपका ही नागरिकता हो जाए, वो हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना, जो जिसका जन्म जो है भारत के संविधान लागू होने के बाद हुआ है, उसको नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा? जन्म के आधार पर। मतलब जो डेथ बोलते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, 1950 के बाद जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है, एक प्रकार का आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? जन्म प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, समझ लेते हो। आधार जो है ये भारत का मूल विशिष्ट पहचान पत्र है, ठीक है ना। तो आधार बनने के लिए सबसे पहले आपका जन्म का होना जरूरी है, और जन्म के लिए क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र। और ये 26 जनवरी 1950 जब से संविधान आपका लागू हुआ है, उसके बाद जो भी लोग डाउनलोड होंगे उनका जो है नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा? जन्म के आधार पर जो उसको नागरिकता जो है वो दिया जाएगा। इसमें अपवाद में आते हैं, अपवाद में दूसरे को आते हैं, जो कि हो जाएंगे आपको राजनयिक बच्चे और विदेशियों के बच्चे जो है ना, ये इसमें अपवाद में जो है यह आ जाते हैं। आगे है वंश या परंपरा के आधार पर नागरिकता जो है वो दिया जाता है। इसमें जो है ना भारत के बाहर अन्य देश में जो है ना 26 जनवरी 1950 के पश्चात रहने वाले, जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है ना, ये भारत के नागरिक माने जाएंगे उस शर्त पर यदि उनके जन्म के समय उसके माता पिता कोई जो है ना किसके नागरिक होंगे? भारत के नागरिक होंगे, तब उनको जो है ना ये जो है वंश या परंपरा के आधार पर उसको नागरिकता जो है वो दिया जो है वो जाएगा। तो ये समझ लीजिए मोटा मोटी जन्म से, उसके बाद वंश से, उसके बाद देशीकरण द्वारा, उसके बाद आपको जो है पंजीकरण द्वारा, और लास्ट में भूमि विस्तार द्वारा। मतलब अभी इतना सा पाकिस्तान अपना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर अगर कल होकर कब्जा हो जाएगा तो पाकिस्तान के भी जो नागरिक हो जाएंगे वो किसके, कौन सा नागरिकता हो जाएंगे? वो भारत के नागरिकता होंगे। वो किस आधार पर होंगे? भूमि विस्तार के आधार पर उनको जो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका और त्यागने का 3 तरीका। त्यागने के लिए 3 तरीका। पहला तरीका जो त्यागने के लिए आपको हो जाएगा, दिले कि नहीं? हाँ दिए हुए। नागरिकता प्रत्याग जो है करने के लिए 3 तरीका है। पहला है नागरिकता नहीं 10 वर्ष विदेश में जाके रह गए बस। हाँ, पहला है खुद से नागरिकता आप जो है छोड़ सकते हैं, पहला नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपको अपनी नागरिकता जो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है सरकार द्वारा छीन लेने पर। देखिए नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका सुन लिया, नागरिकता को छोड़ने का 3 तरीका है। पहला आप स्वतः उसको छोड़ दीजिए। दूसरा है किसी अन्य देश का आप नागरिकता एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ की नागरिकता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। और तीसरा है कि सरकार आपकी नागरिकता क्या करेगी? छीन लेगी। तो 3 तरीके से नागरिकता आपके ऊपर समाप्त जो है वो हो सकती है। चलिए आगे बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया गया। जो किस भाग में लिखा गया है? भाग 3 में हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा, ठीक है। और भारत के संविधान को भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। और भारत का ये मैग्ना कार्टा वर्ड जो है ना, कहाँ का वर्ड है? ये फ्रांसीसी वर्ड है, लेकिन प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा प्रयोग किया गया था। वर्ड फ्रांसीसी का प्रयोग किया गया इंग्लैंड को। और किसको कहा गया था? ये भाग 3 को कहा गया था। भाग 3 रुपया को नहीं, भाग 3 को कहा गया था। चलिए अब जो है स्टार्ट जो किया जा रहा है, मैं सब फिजिक्स को देख लेते हैं क्या? ये ना चलिए बताइएगा कि आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर। वही आर्द्रता की बात करेंगे तो हाइग्रो लग जाएगा उसमें, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अभी फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं जो कि पेज नंबर 307 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सामान्य जल की अपेक्षा किस जल में तैरना आसान होता है? हाँ, समुद्री जल में तैरना क्या होता है? आसान होता है, ठीक है। बताइएगा कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है, कहाँ तैरती है? समुद्र के पानी में तैरती है, तो उसके आयतन का कितना भाग जो है ना पानी के नीचे रहता है? 9/10 पानी के नीचे रहता है। और पानी के ऊपर पूछेगा तो 1/10 जो है वो 1/10 में 1 भाग ऊपर रहता है, 9 भाग क्या होता है? नीचे वो तैरते हुए रहता है, ठीक है। बताइएगा कि किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, उस पर बर्फ तैर रही है। अगर बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो बर्तन में द्रव की स्थिति क्या होगी? वो अपरिवर्तित रहेगी। इतना बात तो सब लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। क्वेश्चन दिया गया था तो पूछ लिए। हाँ, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे बताइएगा
कि नमक का घोल का घनत्व जो है ना वो किसके घनत्व से अधिक होता है ताकि वो उस पर तैरने लगता है? जल तो के अंडे के घनत्व से क्या होता है वो अधिक रहता है, इसलिए वो क्या होता है? तैरने तैरने लगता लगता है। इसका ये भी कारण है कि जब अंडा उबालिएगा ना तो थोड़ा सा नमक दे दीजिएगा, नहीं तो अंडा क्या होता है? डूब फूट जाता जाता, डूब नहीं फूट जाता है। अंडा क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। वो फूट के जो है ना बाहर निकल जाएगा, वो बाहर निकलना चाहता है, उसके अंदर उष्मा बढ़ जाती है, इसलिए उसको नमक दे के बराबर किया था। अगर नमक न दे के अंडा उबालिएगा तो अंडा क्या होगा? फूट जाएगा, और नमक दे के उबालिएगा तो अंडा नहीं फूटता है। घर तो कहीं हुआ उदाहरण। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? दूध मापी। वाह महेश बाबू, दूध मापी कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? सहसंजक बल जो है यह कहा जाता है। बताइएगा कि ठोस में संजक बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठोस में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और गैसों में संजक बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है। जिस प्रकार अंतरा आणविक बल का मान ठोस में क्या होता है? अधिक होता है, ठीक उसी प्रकार जो ठोस में संजक बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। वकील साहब है ना क्लास में। और गैसों में क्या होता है? संजक बल का मान जो है इसका में भी कम होता है, और अंतरा आणविक भी इसका मान भी क्या होता है? कम होगा। वो दोनों क्या होता है? कम होता है। इसलिए क्या होती है? गैसों में वायु सामान जो है वो क्या होता है? हल्की सामान तैरने लगती है। चलिए आगे बताइएगा कि पृष्ठ तनाव के लिए एक फार्मूला रखा गया है, टी बराबर सरफेस टेंशन वाला फार्मूला क्या रखा गया? F/L जो है यह रखा गया, और न्यूटन प्रति मीटर जो है ना इसका क्या हो जाएगा? मात्रक SI मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा कि द्रव का ताप बढ़ाने पर जो है ना पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर जो है ना पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और क्रांतिक ताप पर यह क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, आगे बताइए, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ये बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर क्या होता है? ये बढ़ जाता है। बताइएगा कि एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और समान होती है वो कौन सी नली कहलाती है? केस नली जो है वो कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? केस नली जो है वो कहलाती है। बताइएगा कि केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना जो है ना वो कौन सी क्रिया उसको कहते हैं? केशिकत्व की क्रिया जो है वो कहते हैं। ठीक है, देखा द्रव में जो ऊपर चढ़ती है वो किस नली के द्वारा चढ़ती है? केस नली के द्वारा चढ़ती है। और नीचे जो नीचे गिरने के कारण जो है ना द्रव का कौन सा तनाव हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। नीचे गिर रहा है तो पृष्ठ तनाव, ऊपर चढ़ रहा है द्रव तो केस नली के माध्यम से चढ़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि सामान्यतः जो द्रव कांच को भिंगाता है वह केस नली में क्या नीचे चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है? वो ऊपर जो है वो चढ़ते रहता है। लेकिन द्रव जो है कांच को नहीं भिंगोता, द्रव कांच को नहीं भिंगोता है, वो क्या होता है? नीचे दब जाता है। वो क्या होता है? नीचे दब जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए जो है ना पूछता है कि जब केस नली को पानी में डुबाएंगे ना तो क्रांतिक कोण का स्पर्श कोण, जब द्रव को पानी में डुबाएंगे तो स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा? ये न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा, इसमें बताना है। तो जब भी द्रव को पानी में डुबाइएगा ना तो स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। और जब भी केस नली को पारा में डुबाइएगा तो स्पर्श कोण का मान क्या होता है? अधिक कोण जो है ये हो जाता है। ये समझिएगा कि पारा जो होता है ना, पारा में केस नली को डुबाने पर उसका स्पर्श कोण का मान कितना होता है? अधिक कोण बनेगा, मतलब 90 प्लस बनता है। अधिक कोण वही ना होता है, और जो 90 से कम बनेगा वो न्यून कोण होता है। तो वो न्यून कोण जो बनता है वो किस नली को कहाँ डुबा रहे हैं? पानी में। पानी में गिराएंगे तो कम कोण देगा गुलाबो, पानी में न्यून कोण, पारा में अधिक कोण। पारा में होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केशिकत्व का कुछ उदाहरण है। बताइएगा कि ललटेन या लैंप की बत्ती में किस क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ता है? यही केशिकत्व की क्रिया के कारण क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। बताइएगा कि पेन का नीब जो है ना इसमें बीच में क्या होता है? छोटा सा चीरा लगा होता है। छोटा सा क्या लगाता है? चीरा लगा होता है, जिससे छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है। और यही केस नली के द्वारा स्याही क्या होती है? नीचे की ओर जो है वो स्याही जो है वो आ जाती है। और वही वायुमंडलीय दाब जब घट जाता है तो वो क्या होता है? ऊपर की ओर आना चाहता है। क्या होता है? ऊपर की ओर आना चाहता है। वही रख क्या होता है? निकल जाता है। समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गरम सूप जो है ना वो क्या होता है? अधिक स्वादिष्ट होता है, क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। गरम द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। अगर द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। इसलिए वो गरम सूप पीने में क्या होता है? अधिक स्वादिष्ट जो है वो लगता है। चलिए आगे बताइएगा कि साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित कर देंगे तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? साबुन के बुलबुले को अगर हम आवेशित कर देंगे उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव
या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच जो आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल होता है उसको कौन सा बल कहते हैं? उसको श्यान बल कहते हैं। क्यों, कौन सा बल कहते हैं? श्यान बल कहा जाता है। और श्यान बल जो है ना, ये द्रव और गैस दोनों में लगता है। किसमें लगता है? द्रव और गैस दोनों में लगता है। याद रखिएगा कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गतियों का विरोध होता है उसको क्या कहते हैं? श्यानता कहा जाता है। अगर तरल में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? श्यानता जो है वो हो जाएगा। और श्यानता जो है ना, यह तरल और गैस दोनों के साथ यह संभव है। समझ रहे हैं ना? तरल और गैस दोनों के साथ जो है ये श्यानता संभव जो है वो हो जाएगा। लेकिन श्यान बल जो है वो द्रव और गैस दोनों में लगता है। लेकिन अधिकतर सुनने को मिलता है कि श्यानता किसमें पाई जाती है? द्रव में पाई जाती है। श्यानता किसमें पाई जाती है? द्रव में। लेकिन श्यानता का गुण जो है वो द्रव और गैस दोनों में संभव है। कोई दिक्कत अरविंद बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्रवों में श्यानता के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण जो है ना उसकी अनुभार में श्यानता बढ़ जाती। तो वही क्या बताइए दिए तुरंत लास्ट है। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि विविध दिया गया था। बताइएगा इसमें कि संसद का नाम हो गया था कल? नहीं हुआ था। चलिए बताइएगा बांग्लादेश, इसका संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बताइएगा मलेशिया क्या है? दीवान निगारा। दीवान निगारा हो जाएगा। तुर्की का क्या हो जाएगा? ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की राजधानी पूछेगा तुर्की का तो अंकारा हो जाएगा। बताइए कनाडा का संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। ईरान का क्या हो जाएगा? मजलिस। राजधानी नहीं, ईरान का राजधानी नहीं पूछ रहे हैं, ये ईरान के संसद का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बताइएगा जापान में क्या हो जाएगा? जापान का डाइट हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विनोद बाबू मालदीव की जो है ना ये संसद का नाम क्या है? मजलिस। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। लेकिन वहाँ की भाषा क्या हो जाएगी? देवी। सब उल्टे पुल्टे बोल रहे हैं। बताइएगा भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और वहाँ के संसद का नाम क्या है? तसंगडू। थिम्पू का तसंगडू। बताइएगा कि जर्मनी के संसद का नाम क्या है? बुंडस्टैग। बुंडस्टैग जो जर्मनी का हो जाएगा। ब्रिटेन का पूछेगा तो पार्लियामेंट हो जाएगा। चीन का पूछेगा तो क्या होगा? नेशनल पीपुल्स असेंबली। नेशनल पीपुल्स असेंबली। और वहीं फ्रांस की बात करेगा तो नेशनल असेंबली हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा जो यूएसए का क्या है? कांग्रेस। यूएसए का क्या है? कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी के गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम जो है ना वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति किसके द्वारा रखा गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो वो रखा गया था। ठीक है, बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है ना वो डेट के साथ कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 गो। कितना थी? 51 गो थी। ठीक है, केवल 50 गो पहले साइन कर दिया था, लेकिन एगो कौन बाद में साइन किया था? पोलैंड किया था। पोलैंड जो है 51वां इसका संस्थापक देश जो कौन बना था? पोलैंड जो है यह बन गया था। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनओ, इसमें वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? 193। और लास्ट वाला देश कौन है? साउथ सूडान। इसकी राजधानी साउथ सूडान की राजधानी जुबा। और सूडान की राजधानी पूछेगा तो खार्तूम हो जाएगा। ठीक है, वाह महेश बाबू, कुछ बात नहीं है, तैयारी चरम सीमा पर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का संस्थापक की तरफ से जो है ना भारत में यूएनए पे जो साइन किए थे, इनके द्वारा साइन किया गया था, उनका नाम क्या हो जाएगा? ये रामास्वामी मुदलियर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रामास्वामी मुदलियर के द्वारा किया गया था। ये संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर से जो है ना राष्ट्र चार्टर पर क्या किए थे? क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हमारे क्लब में तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको। ठीक है ना, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। कुछ लोग ठीक से बोलते हैं, कुछ लोग जान के उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, तो ये ठीक से सही से बोल रहे थे, जान के इनमें कोई अंतर नहीं है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में वो कितना एकड़ में बना हुआ है? ये 17 एकड़ में। और मंजिल की बात की जाए 40 मंजिला मकान है और 17
एकड़ में ये जमीन हो जाएगा, ठीक ना। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? मैनहट्टन। वैसे भी न्यूयॉर्क शहर भी किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। बताइएगा कि वो 17 एकड़ जमीन जो है ना वो दान में कौन दे दिया था? ये दिया था जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा, जो है रॉकफेलर के द्वारा, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा जो है क्या 17 एकड़ जमीन जो है वो दान में दे दिया था। और इसी में इसका सचिवालय स्थित है। किसका सचिवालय? यूएनओ का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसी 17 एकड़ के अंतर जो है वो स्थित हो जाएगा। और ये सचिवालय जो है ना ये एक पर किसका अंग है? यूएनओ का सबसे लास्ट वाला क्या अंग है उसका? 6वां अंग। तो 6वां अंग कौन है? ये सचिव महासचिव, ये सचिवालय 6वां अंग सबसे लास्ट वाला पूछ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो काम करने वाली भाषा है ना वो कार्यकारी भाषा कितना है? 2 भाषा, अंग्रेजी और फ्रांस। बाकी भाषा भी है जिसको मान्यता दिया गया है, इसमें चीनी भी है, रशियन भी है अपना, उसके बाद अरबी भी और स्पेनिश भी है। तो रशियन मतलब वो नहीं समझ रहे जो हम कहना चाह रहे हैं, आपको वो समझना जो बुक में लिखा गया है, ये रशियन भाषा हो जाएगी। वो 6000 का मतलब नहीं समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंग जो है ना वो कितने अंग हो जाएंगे? 6 अंग, ठीक है। पहला अंग का नाम क्या हो जाएगा? महासभा। पहला क्या है? महासभा। दूसरा क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा प्रन्यास परिषद। 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। और नीदरलैंड का पूरा नाम क्या है? हॉलैंड। वाह मैं सब क्या बात है, नीदरलैंड का पूरा नाम हॉलैंड हो जाएगा। और उसके बाद 6ठा हो जाएगा सचिवालय जो है वो हो जाएगा। बताइएगा कि विश्व का लघु संसद किसे कहा गया है? ये महासभा कहा गया है, समझ? लघु संसद किसको कहा गया है? महासभा को। मतलब लेट से बोलने का मतलब बाकी लोग गलत जवाब दे रहे हैं, मैं सबका तैयारी लेवल में है। और सुरक्षा परिषद को क्या कहा गया है? ये पुलिस मैन की इकाई का दर्जा जो वो दिया गया, ठीक है। चलिए बताइएगा कि इसमें कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 5। किसमें? ये सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 5 को हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो है ये अस्थायी सदस्य देश के रूप में जो है वो आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यही 5 देशों के पास कौन सी शक्ति होती है? वीटो की शक्ति जो वो होती है। अगर 15 बाकी जो होता है ना 10 गो अस्थायी होता है, 10 में अगर 9 को वोट दे दिया ना कोई भी चीज के लिए, अगर 1 गो अगर वीटो प्रयोग कर दिया तो बाकी सब क्या हो जाएगा? फेल जो है वो हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, और ये हो जाएगा आपको पेज नंबर 71 एसपीडी के बुक के माध्यम से दिया गया, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा करंट अफेयर है, वाह क्या बात है बल्लो भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में जो है ना भारत का स्थान कहाँ है? 134वें स्थान पर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? ये शीतल देवी को घोषित किया। और शीतल देवी क्या है? जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाजी से संबंधित जो है वो हो जाएगी। बताइएगा महेश बाबू कि WPL के कौन PL के? WPL के दूसरा संस्करण के उप विजेता कौन हो जाएंगे? दिल्ली कैपिटल्स। और विजेता की बात पूछेगा तो RCB। बताइएगा संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है? TM कृष्णा को दिया गया। देख रहे हैं ना पुराने हड्डी में भी दम है, वही बात है, TM कृष्णा को कहा गया। चलिए आगे बताइएगा कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बन गया है? खराब हवा वाला देश बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है ना वो भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ठीक है। बताइएगा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? ये बेगूसराय हो जाएगा। और खराब हवा वाला देश पूछेगा तो बांग्लादेश। ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, हाँ एलपी दिया आप लोग को थे बेगूसराय, ये एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है? मारेले। किसको दिया गया है? मारेले को दिया गया। चलिए आगे बताइएगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स से भारत का स्थान कितना है? 126वें स्थान पर है, ठीक है। बताइएगा कि विश्व किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी की है? यस बैंक के द्वारा किया गया। बताइएगा कि भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरुआत की गई है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बोल दीजिए, आप भी कुछ बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 23 मार्च 2024 को 6 विरासत स्थल में जो यूनेस्को को शामिल किया गया है, ये शामिल जो किया गया है वो किस राज्य में शामिल किया गया है? MP में शामिल किया है। कहाँ शामिल किया गया है? MP मतलब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है वो हो जाएगा।
आगे बताइएगा कि 12,000 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? ये विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर में जो वो खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसकी अध्यक्षता में जो है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति का बैठक किया गया है? DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में समिति का गठन जो है वो किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि जिसका जवाब पता भी होगा आप लोग को। बताइएगा 2024 के सूचना के अनुसार, सूचना देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है? तो ये गुप्त सूत्रों से नहीं, 2024 के सूत्रों के हिसाब से चल रहा है कि 2024 के सूचना के अनुसार किस देश की सरकार जो है ना डिस्पोजल इज सिगरेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये न्यूजीलैंड की सरकार जो है डिस्पोजल इज सिगरेट पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। पूर्णतः प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरा अपने तरीके से पूरे माध्यम से खत्म कर दिया गया है। और जो हर दिन के भांति क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यूज के लास्ट में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो कल के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है ना वो किस अनुच्छेद में दिया गया? ये ना क्वेश्चन है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होती है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और रही बात हमारी, तो सभी लोग को पता भी होगा, जो साथी नहीं जानते हैं उनको बताते ये चले कि ये FMSC पर जो है हमारा आज लास्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के बाद हम मतलब ट्रेनिंग में जा रहे हैं। और ये मतलब आप जिन साथियों को पता भी होगा कि मेरा सिलेक्शन जो है वो CISF के पोस्ट पर हुआ है, आप लोग का सहयोग है। और जो साथी इस FMSC के दामन को पकड़े हुए हैं इसी तरीके से पकड़े रहिएगा। और यहाँ जो होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और होमवर्क पढ़ने के साथ साथ जो है जो यहाँ एक तरह से डेली जो आपको नजदीक में जो एग्जाम रहता है उसको हमेशा फोकस करके कराया जाता है। और यहाँ जो होमवर्क के साथ साथ यहाँ जो भी लोग क्यूज कराने बैठते हैं उनको एक तरह से अपने गुरु मान के और उनके सानिध्य में जो कुछ कीजिएगा तो आपका भी तैयारी जो है वो बूटअप लेवल पर होने वाला है। और रही बात 6 महीने की बात, 6 महीने के बाद फिर से आपसे रूबरू होने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, अगर नहीं ठीक रहा तो फिर से आप ही लोग के साथ घिसी पीटी जिंदगी में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे। फिलहाल अभी जिस स्थिति में है वो कहीं ना कहीं औरों से बेहतर है। और जो बेरोजगारी का टैग जो सभी लोग कहते हैं, जो कि अन्यत्र के माध्यम से मिले या न मिले, हमारे द्वारा हमको FMSC से दिया गया है। तो इसके लिए FMSC परिवार को हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि एक ऐसा मंच के रूप में हमको यहाँ उभार के लाया गया है जो कि हम आपके सामने रूबरू हैं। तो फिर मिलते हैं। जो यहाँ होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा कीजिएगा। और इस स्थान पर जहाँ पे बैठ कर अभी हम बोल रहे हैं, हम हो या न हो, बाबा रहे या न रहे, जो भी साथी यहाँ डिस्कशन कराएंगे उनको अच्छे से जिस प्रकार प्यार और सपोर्ट हमारे द्वारा दिया, आपके द्वारा हम लोग को दिया गया है, उसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। फिर मिलते हैं इसके नए सेशन में। अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलते रहेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहाँ जो भी चीज़ का आप एग्जाम का तैयारी करते हैं, जो होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। मिलते हैं जिंदगी के किसी एक अन्य मोड़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब जय हिंद बोलने लायक हो चुके हैं, इसलिए बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।